लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले ए। She was a finalist in Zee Antakshari and also Zee Saregama. अभी के बहुत सिंगर्स है कि आर्टिस्ट आप बोल रहे हो लक से ही आगे आते हैं। सो आई थिंक आपने बोला लक की इससे आगे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है लक और ऑटो ट्यून से भी आगे आते हैं। लोगों के पास अभी भी स्कोप है, मतलब क्राउडेड नहीं है, राइट? सिंगिंग इंडस्ट्री नो स्कोप है बट क्राउडेड भी है। आप लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, हाउ डज दैट फील? बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है, वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए। राक्षिक रियलिटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। तो रियलिटी शोज में भी जैक लगते हैं। मुझे ही बोला कि आप पे कर दो अगर आपको आगे जाना है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ रियलिटी शोज। ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं। एज अ सिंगर आप कब कमाना शुरू करते हो, कितना कमाना कर देते हो और उसमें एक्सपेंस कितना लगता है। एक मिथ अबाउट द सिंगर्स जो आपको लगता है आप बस्ट करना चाहोगे। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, ना मुझे छूना ना दूरी ही रहना, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। हेलो ग्रोथ सीकर्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, हम आपको हर बार रेगुलर करियर पार्ट्स के बारे में बताते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट हमने सोचा कि ये सब जो टिपिकल ट्रेडिशनल करियर पार्ट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे करियर पार्ट्स हैं और हम में से बहुत सारे लोग ऑल्टरनेट करियर्स चूज करते हैं, जैसे कि सिंगिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। वैसे भी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में नवरात्रि आ जाएगी, फिर दिवाली आएगी एंड देयर विल बी सेलिब्रेशंस ऑल अराउंड। तो व्हाई नॉट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू focus on alternative career professions that are available. So today we have called somebody who's an untrained singer. She has participated in a lot of reality shows and a lot of international concerts. She performs across the globe, and today she will inform us about her journey. उन्होंने लाइफ में कैसे तरक्की की, एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग सिंगर और अ बडिंग म्यूजिशियन, आपको क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो डार्क ट्रूथ्स हैं अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री जिनसे आपको बच के चलना है और आप अपना करियर म्यूजिक और सिंगिंग इंडस्ट्री में कैसे बना सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर दिस एपिसोड. आई एम श्योर you will learn a lot about alternate career profession in the singing industry in this episode. So today we wanted to do a surili shuruaat of this series of alternate career professions. So before मैं आज की गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँ, I would like you to hear directly from her. We have Mrs. Dimple Pancholi. Ma'am, can you introduce yourself? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले Wow. अमेजिंग मैम, Amazing. वी आर वेरी लकी कि हमारी मुलाकात मैम, आपसे हुई है। इससे ज़्यादा सुरीली शुरुआत नहीं हो सकती थी हमारे एपिसोड की. So, friends, we have Miss Dimple Pancholi with us today. She is a professional singer. She was a finalist in Zee Antakshari and also Zee Saregama. Today, she does lots of shows across the globe, especially Navratri shows. तो आज इनकी जर्नी जानेंगे कि ये कैसे सिंगिंग प्रोफेशन में आए, म्यूजिक की इंडस्ट्री में आए, और कैसे इफ़ यू वांट टू बिल्ड एन ऑल्टरनेट करियर इन द प्रोफेशन ऑफ सिंगिंग और इन द इंडस्ट्री ऑफ म्यूजिक, सो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो वेलकम टू द शो मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल बिगनिंग, इतनी सुरीली शुरुआत. सो मैम, वी वुड लाइक टू नो कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप कैसे म्यूजिक में आए. First of all, thank you so much for having me in your podcast, in your show. मेरी जर्नी बहुत लंबी है, बहुत खास है और बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मैंने शुरुआत
मेरे स्कूल से शुरू की थी। जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी और म्यूज़िक में जो स्कूल्स में होता है, जो स्टार्टिंग में हम जैसे कि प्रार्थना करते हैं, जैसे गुजराती में प्रार्थना करते हैं, असेंबली होती है, तो वैसे उसमें मैंने 10-12 हम लड़कियों का एक ग्रुप था हमारे स्कूल में, जो अहमदाबाद में ही है। तो उसमें मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, असेंबली में प्रार्थना है, कोई भजन है, वो सब गाना शुरू किया। एक सर आते थे जो सिखाते थे हम सबको अच्छी अच्छी प्रार्थना और सब, तो उसमें मैं लीड करती थी। तो बस ऐसा शुरू किया, सबको मेरे गाने तब भी पसंद आते थे, और शुरू किया। फिर एक 7th-8th स्टैंडर्ड के बाद एक इंटर स्कूल कंपटीशन आया गुजरात में। पूरी गुजरात की आई थिंक 25 या 24 स्कूल्स थी, उसमें से हमारी स्कूल भी सिलेक्ट हुई, उसमें से मुझे सिलेक्ट किया। तब तो मैं बहुत इनोसेंट थी, मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ तक ये जर्नी जाएगी। 13-14 साल आराम से, तब नहीं पता था लॉन्ग जर्नी होने वाली है। मैंने तो ऐसे ही खुश होके चलो चलो कंपटीशन में जाते हैं और पार्टिसिपेट किया। हाँ, यस यू कैन से। तो बस ऐसे शुरू किया, और एक अच्छा सा गाना मुझे सिखाया मेरे सर ने। मैंने परफॉर्म किया यहाँ पे, दिनेश हॉल है अहमदाबाद में, वहाँ तब तो ये बहुत फेमस था उस टाइम पे। तो वहाँ तो घर पे सबको पता चला कि होगा कोई कंपटीशन, ठीक है जाओ, नो प्रॉब्लम। पता था कि गाते तो वही स्कूल में वैसे ही। मैं तो गई, नादानी नादानी में अच्छा गा भी लिया, और क्या हुआ कि मैं फर्स्ट विन हो गई उस टाइम पे। तब जाके घर वालों को बुलाया स्कूल में, मेरे प्रिंसिपल ने, कि आप आओ, आपकी बेटी ने हमको पूरे स्कूल में इतनी सारी स्कूल के सामने जीतवाया है और मेडल जीत के दिया है स्कूल को, तो बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल के लिए। तो मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हो गए कि हैं ये क्या हुआ। ठीक है, तो फिर तब जाके पता चला कि मैं गा भी सकती हूँ। ये सब शुरुआत यहाँ से हुई मेरी। यस। कभी कभी हमारे इंडियन पेरेंट्स को ना पता होता है बच्चा टैलेंटेड है, पर उसको इंकरेज नहीं करते कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। आई थिंक पहले के जनरेशन में ऐसा है ना कि ये सारे करियर ऑप्शंस नहीं चाहिए, नहीं हमें चाहिए। ऐसा स्टेबल चाहिए। हाँ। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, हाँ, lawyer सीए बनो। बनो, लॉयर बनो, मतलब Yes. एजुकेशन वाज समथिंग दैट दे रियली फोकस्ड ऑन। मैम आपके साथ भी ऐसा हुआ था ये जीतने के बाद कि Yes, घर वालों yes. को थोड़ा हेजिटेंट था कि ये म्यूजिक में नहीं जाना है, तो वो थोड़ी स्टोरी शेयर कीजिए। सही बात है आपकी, जो आपने बताया वो एकदम बिल्कुल सही बात है। तो फिर घर आए, सब बातें निकली, सबको पता चला, पेरेंट्स को। मेरे पापा को एक था म्यूजिक का, कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनते थे, पर कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा नहीं था। फिर बोला कि नहीं नहीं, ठीक है तुमने आप जीत गए, बट कोई गाना वाना नहीं आगे। बोला ठीक है कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग पढ़ाई वढ़ाई। नहीं, घर में भी नहीं है। हाँ, घर में भी नहीं है, कोई फैमिली में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता था कि नहीं, फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, इतने सारे पब्लिक के सामने गाया, तो थोड़ा हो गया कि नहीं नहीं चलो। फिर स्कूल में भी मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अच्छी सिंगर हूँ सबके सामने ऐसे। फिर एक दिन मेरे पापा ने बोला कि आप नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर में आंटी रहते हैं, उनके घर हारमोनियम वाले एक अंकल आते हैं, वहाँ जाओ बैठो और थोड़ा म्यूजिक सुनो सीखो। ठीक है, मैं तो फिर मेरे फ्री टाइम में वहाँ जाती थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बेसिक सिखाया, सारे गमापा पधानीसा क्या होता है ये वो, थोड़ा उनके साथ। तो वो आंटी और मेरा थोड़ा बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ गया। वैसे तब तक तो मेरी आंटी थे, फिर एक म्यूजिकल कनेक्शन हो गया हम तीनों का, वो हारमोनियम वाले अंकल, मैं और वो आंटी। फिर अच्छे अच्छे भजन गाने थोड़े सिखाने शुरू किए। फिर पढ़ती भी थी, ये भी करती थी, दोनों करती थी। वैसे वैसे करके मैंने कुछ ट्रेनिंग ली, शुरू किया ट्रेनिंग, और अच्छा थोड़ा गाना सीखना भी शुरू किया, बेसिक ट्रेनिंग ले लेके। वो वाले अंकल प्रोफेशनली कहीं पे कोई ग्रुप में कनेक्टेड थे, एक से दूसरा, दूसरे से हाँ लिंक जैसे नहीं बन जाती वैसे कनेक्शन हुआ। उन्होंने वहाँ जहाँ पे वो एज अ प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट वो जाते थे कहीं पे प्ले करने के लिए, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि आप एक लड़की है, भले छोटी है पर बहुत अच्छी आवाज़ है, आप उनको चांस दो एक। तो ठीक है, तब तक तो मेरा 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में आ गई,
पढ़ना भी चलता था और पढ़ने में भी अच्छी थी, तो पापा मम्मी लोग ना नहीं बोलते थे कि आप पढ़ो, आप बिगाड़ रहे हो पढ़ाई और म्यूजिक, ऐसा कुछ नहीं था। तो पढ़ाई भी शुरू थी, ये भी था। फिर वहाँ गई मैं, और फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया कि आप ऐसे ही हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते वो हो। आपका लाइफ का आई थिंक पहला ऑडिशन। पहला ऑडिशन तब था मेरा, अभी तक मैंने कभी ऑडिशन तो नहीं दिया था। तो मैंने दिया और कुछ गाना गाया, मुझे याद नहीं है क्योंकि 24-25 साल हो गए। फिर कुछ गाया, उनको पसंद आया, और फिर ठीक है अभी हमारा एक शो है उसमें आप आओ और ये एक गाना है, आप रेडी करके आना। तो ये गाना मुझे दिया था, रेडी करके मैंने गाया, तो बहुत मैंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर उनके ग्रुप में मुझे उन्होंने ले लिया, और फिर वहाँ से फिर प्रोफेशनली मुझे स्टेज मिला, टच वुड, और बोल सकती हूँ कि अच्छा बड़ा ही स्टेज था। और तब तो ऐसा कुछ छोटा बड़ा स्टेज नहीं था, पर एक अच्छा चांस मिला, मैं ये बोल सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी पहुंचने के लिए वो जो अपॉर्चुनिटी, वो जो पहली सीढ़ी आपको मिलती है ना, उस पे चढ़ना चाहिए, वो लेनी चाहिए। वहां अगर आप छोटा बड़ा ये सब देखने लग जाते, अगर आप अपने पापा को बोलते कि नहीं मुझे एक प्रोफेशनल के यहाँ सिखाओ, तो शायद वो ग्रुप आपको कभी नहीं मिल पाता, राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटर इन योर लाइफ, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो अपॉर्चुनिटी, वो जो चांस आपको मिल रहा है, वो आप लेते जाइए। राइट। आपने बहुत सही बोला, छोटा बड़ा कुछ स्टेज नहीं होता है। एक अपॉर्चुनिटी जो भी मिलती है बड़ी होती है, सबके लिए मायने रखती है लाइफ में। बस तो वहां गई, तो मेरे लिए तो एक्चुअली में देखा जाए तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं स्कूल में गाती थी, कहाँ स्टेज पे आ गई। इतने सारी पब्लिक, माइक, मेकअप, स्टाइल, सब कुछ इंक्लूड था वहाँ पे। पर मैम आपके पास उस टाइम पे कोई मेंटर्स थे जिनको आप देखते थे कि यार ये ऐसे कर रहे तो मैं भी ऐसे करूं, या कि आप खुद से बस सीखते जा रहे थे? मेंटर तो मैंने बाद में बनाया, बट स्टार्टिंग में वहाँ पे मेरे से भी सीनियर सब आर्टिस्ट थे। फीमेल सिंगर ले लो या फिर मेल सिंगर, सब मेरे से भी सीनियर। सबसे छोटी तो मैं ही थी उस टाइम पे। तो मैं उनको देखती थी, तो कैसे माइक पकड़ते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, कैसे गाते हैं और ऑडियंस के साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं। बस उनको मैं देखती थी, किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, मैं ऐसे देखती थी। फिर मुझे पता चला कि अभी उस टाइम पे पॉप सॉन्ग्स जो आते थे, इंडी पॉप सॉन्ग्स, उसका बहुत 90s का जमाना था ना। तो फाल्गुनी पाठक, हाँ, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे मस्त मस्त गाने आते थे तब। तो मैं, मेरे लिए आइडल तब, अब जैसे मेंटर बोला ना, तब मेरी फाल्गुनी पाठक मेंटर थी मेरी। तब से उनके ही गाने सुन के बड़ी हुई हूँ और उनके गाने में गाती थी। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को गरबा और इन सब का चस्का देने का वन ऑफ द मेन जो है वो फाल्गुनी पाठक जी का है। उनके गानों से लोगों को वो समझ आया है कि नहीं भाई इस थीम पे, इस बीट पे डांस होता है। फाल्गुनी मैम का मैजिक ये है कि जो आजकल का जेनजी क्राउड है वो भी आज तक भी परी हूँ मैं पे नाच रहा है, जबकि ये गाना आज से 30 साल पहले रिलीज हुआ था। राइट। परी हूँ में से मुझे याद आया, आई थिंक बिफोर 15-16 साल ये गाना मैं बहुत ऐसे मस्त गाती थी। तब मैं पहले से ही फेवरेट गाना है, और फेमस फाल्गुनी पाठक ने किया है गाना। जी, तो जब कोई गाया किसी और सिंगर ने, जी, हाँ, सुनीता राव ऐसा, हाँ, उन्होंने गाया है आई थिंक। तो वो गाना मेरा पहले से ही, क्योंकि वो फाल्गुनी पाठक गाते थे, तो मैं भी उनको देख देख के ये तो मैं गाऊंगी। तो परी हूँ मैं, फेम, डिम्पल पंचोली, ऐसे सब मुझे बोलते थे तब 15 साल पहले। अभी तक, आज तक भी वो जब वो गाना आता है तो मैं थोड़ा उसमें दिल से ही परफॉर्म करती हूँ, मुझे मजा आता है वो गाना गाने में, परफॉर्म करने में। मैम आपकी जर्नी सरस्वती माँ की दया से थोड़ी स्मूथ रही है, बट हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। जैसे मैंने काफ़ी सुना है कि कई बार गाना रिकॉर्ड हो जाता है तो लास्ट मोमेंट पे म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर चेंज कर देता है, या कई बार ऑटो ट्यून आ जाता है तो सिंगर की वॉइस कुछ और होती है, ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर से पूरा चेंज कर देते हैं। सो आज क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है कि आज की जनरेशन को गाइडेंस मिले टू मेक अ करियर, तो आप बता सकते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले क्या चैलेंजेस हैं, या क्या वो चीज़ें जो आज का अगर कोई
आप समझिए टीयर 2 टीयर 3 टाउन किसी गांव में छोटे शहर में कोई बंदा म्यूजिक में करियर बनाना चाहता है तो उसको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किन चीज़ों से बचाना चाहिए अपने आप को? देखो मेरी लाइफ दिखती होगी स्मूथ स्मूथ रही नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ऐसा नहीं है। म्यूजिक कोई भी, आई थिंक कोई भी फील्ड में स्मूथ तो कुछ नहीं मिलता है, स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है, और मैंने तो बहुत ज़्यादा की है, ऐसा नहीं है। मैम प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। रीज़न बीइंग कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपने स्ट्रगल की स्टोरीज हमेशा बतानी चाहिए। रीज़न बीइंग कि शायद हमारी स्टोरी देख के कोई अपना सर्वाइवल ढूंढ ले। यस यस, जब मैंने शुरू किया तब ये सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम या फिर वायरल क्या होता है, फॉलोअर्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अपने अपने ग्रुप में सब एक दूसरे को जानते थे, किसी का रिकमेंड किया, ऐसा ही काम होता था। तो वैसे ही मैंने भी शुरुआत की थी। कोई ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना नहीं था जितना अब है। तो ये स्ट्रगल तो मैंने इसलिए ऐसा ही बहुत किया है, जैसा विदाउट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किया है। तो टाउन हॉल जो हमारा है अहमदाबाद का, उसमें मैंने मेरे तब उस टाइम पे फेमस होने के लिए ऐसा ट्रेंड था कि आपके टिकट शोज होने चाहिए, नॉट उसको कॉन्सर्ट नहीं बोलते थे तब, टिकट शोज थिएटर के अंदर। आउट का इतना कुछ नहीं, आउट में तो सिर्फ वेडिंग शोज या कॉर्पोरेट शोज होते हैं, बट अगर आपको फेमस होना है तो आपको टिकट शोज करने पड़ते हैं। तो टिकट लेके सब आते थे और आपको सुनते थे, या 1000 की कैपेसिटी वाला हॉल देख लिया या टागोर हॉल है। तो ऐसे मैंने बहुत ज्यादा शोज किए तब, क्योंकि जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी वो ऐसे हॉल शोज बहुत करते थे। तो उनको, मुझे लगा कि ये एक बेहतरीन माध्यम है सब कनेक्ट होने के लिए। तो ये मैंने फिर न्यूज़पेपर में ऐड देना शुरू किया। अच्छा, हाँ, जो गुजरात समाचार जितने भी न्यूज़पेपर्स है वो ही सोशल मीडिया था, न्यूज़पेपर। तो फिर एडिट्स की आप इस हॉल में इस तारीख को परफॉर्म कर रहे हो, इस टाइप वैसे तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई डिम्पल पंचोली जो है वो इस तारीख को इस हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं, टिकट प्राइस ये सब, और अगर आपको बाय करना है तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो। ऐसे करके टागोर हॉल और टाउन हॉल में बहुत बहुत शोज किए मैंने। आजकल की आई थिंक आजकल के हमारे जेन ज़ी ऑडियंस शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। सो देयर वाज अ टाइम वेयर यहाँ पे जब यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, so how do you reach out to your audience? I think this was the way you reached out to your audience, and this is how you showcase your talent. And this is tough. This is tough. I think वो जो pressure हॉल भरना, वो बहुत ज्यादा, मुझे अभी भी याद है ये हॉल भरना शब्द जब मैंने सुना तब। एक मैंने शो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया टागोर हॉल में, मेरा पूरा हॉल भर गया था, सब टिकट बिक गई थी और आई वाज सो एक्साइटेड दैट टाइम कि मुझे परफॉर्म करना है, सब रिहर्सल किए ये वो। उसी दिन बारिश आ गई और इतनी बारिश, हॉल में से पानी टपक रहा था और कुछ नहीं। आई थिंक 50 लोग आए थे, 50 लोग, 1000 की कैपेसिटी में 50। फिर भी मैंने परफॉर्म किया था कि नहीं चलो, उन जितने भी आए 50 लोग भी 500 के बराबर है। तुम मेहनत करके आए हो ना मेरे लिए। हाँ, तो चलो, तो ये हॉल भरने वाला जो फंडा था बहुत डिफिकल्ट था। राइट, कुछ चीजें कैसे याद रह जाती है ना, 20 साल पहले, 15 साल पर पहले। यही चीजें जो आपको लाइफ में शेप करती हैं कि आप कैसे स्ट्रगल से ऊपर आए हो। राइट, ये सब मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स है ना, उनका बहुत सपोर्ट था तब, क्योंकि ये सब मैं नहीं कर सकती थी कि सबको फोन करो और टिकट्स बांटने जाओ, ये सब सर्कल मेरा इतना नहीं था। मैं सब मेरे कॉलीग्स थे या ऑर्गेनाइजर्स थे, पर पेरेंट्स का जो थोड़ा था नेटवर्क था, उसके जरिए ऑडियंस भरते थे, सब मुझे देखने आते थे, सबको पता, पेपर में देखते थे कि ऐसे सिंगर है, ऐसे ही फेमस होते थे। नो एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट। देखो कोई भी फील्ड में आप जाओगे स्ट्रगल है, हमारी फील्ड में भी है, ऐसा नहीं है, सब स्ट्रगल करके आए हैं आगे। और बहुत लोग ऐसे हैं कि लक से आगे आते हैं, ठीक है। अभी का दौर ऐसा ही चल रहा है कि स्ट्रगल से ज्यादा लक बहुत मायने रखते हैं। तो अभी के बहुत सिंगर्स है कि आर्टिस्ट आप बोल रहे हो, लक से ही आगे आते हैं, पर जिन्होंने स्ट्रगल देखा है उनको पता है कि कहाँ पे फोकस करना है, कोई शॉर्टकट लेके आगे नहीं बढ़ना है।
एक आपने सुना ही होगा कि एक स्टोरी हमने सुनी है, एक बहुत कहा स्टोरी सुनी है, रैबिट एंड टॉर्टोइस की। तो आपको क्या बनना है उसके ऊपर? जैसे कि मैंने बहुत स्लो शुरू किया, तो अभी हम वहीं पे है, स्टेबल है। तो इसमें डार्क सीक्रेट्स भी बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है। अभी अब यूट्यूब पे बहुत सारे सिंगर्स के गाने आते हैं, एल्बम्स आते हैं, कवर सॉन्ग्स आते हैं, ऑटो ट्यून होता है। सो ऑटो ट्यून सच है कि मिथ है? हम कोई भी आर्टिस्ट एक्टर है, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर है जो अभी गाते भी है, किसी अपने बहुत सारे सिंगर्स के गाने सुने होंगे, एक्टर है, तो ऑटो ट्यून से वो he or she can sing। सो आई थिंक आपने बोला लक कि इससे आगे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है लक और ऑटो ट्यून से भी आगे आते हैं। मैम सही है। अगर कोई लक से आता है, आप मुझे बताइए, तो ऐसा होता है वो दे बिकम वन हिट वंडर, मतलब ठीक है एक सॉन्ग चल गया, एक एल्बम चल गया। 100%। और मेरे साथ बहुत सारे लोग सहमत हो गए ये बात से कि एक गाना आ गया, हिट हो गया। हमने 10 गाने, यानी मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि मैंने 10 गाने बनाए, कोई नहीं हिट हो रहा है, दैट डजंट मीन हम अच्छे सिंगर नहीं है या हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। अभी तो लक ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लक और एक अच्छा पीआर। पीआर, यस। अभी सुबह मेरी पीआर के बारे में बात हो रही थी कि पीआर भी होना चाहिए साथ साथ में। ऑफ कोर्स अभी मतलब बहुत एडवांस है सब कुछ, ऐसा नहीं कि हमने मेरे मुझे याद है, मैंने ना ट्रक, जैसे ट्रैक्टर का पीछे ट्रॉली होती है, उसके ऊपर भी स्टेज बना होता था गांव में शादी, उसके ऊपर भी मैंने गाया है। और अब अभी के स्टेज देख लो कितने बड़े बड़े होते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस होता है। हाँ, पूरा एक इवेंट वाले होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छी होटल में स्टे मिलता है, ये वो। हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हम तो वॉशरूम में जाके भी चेंज करके आ जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने सब कुछ देखा है, पर अभी का पूरा पूरा डिफरेंट है। ऑटो ट्यून है, सोशल मीडिया है, स्ट्रगल है, लॉट्स ऑफ डार्क सीक्रेट्स यू कैन से, या। पर ठीक है, आप अपनी नीयत अच्छी रखो, भगवान पे श्रद्धा रखो, मैं बहुत रखती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बहुत रखती हूँ, आप का काम होगा ही। लोगों के पास अभी भी स्कोप है, स्कोप है, मतलब क्राउडेड नहीं है, राइट? सिंगिंग इंडस्ट्री नो स्कोप है बट क्राउडेड भी है, उसमें से आपको अपना रास्ता निकालना है। ऐसा नहीं है कि स्कोप है तो चलो इजीली हो गया। बहुत सारे आर्टिस्ट लास्ट 5 साल में तो बहुत सारे सिंगर्स आ गए हैं, मैं सिंगर्स की बात करूंगी, बहुत बहुत है, पर अच्छे तो कम है मेरे हिसाब से। मेरी आइडल तो पहले से मैंने बोला एक ही है, एक ही रहेगी। मैं लता जी को भी मैंने बहुत सुना है, मैंने हमेशा मैं सुन के सीखा है गाना, सुन के। कभी ऐसे गॉड गिफ्टेड आप बोल सकते हो मुझे कि मैंने सुन के ही सीखा है सब। सो मैम एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगी। सो आपने अब जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब आपके पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, अभी ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको अभी कोई 13-14 साल की ऐसी लड़की है जो स्कूल में सिंग कर रही है एंड वो आपकी तरह शी गेट्स इंस्पायर्ड बाय यू, व्हाट विल बी द स्टेप्स जो आप उसको सजेस्ट करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में लेने के लिए, सो दैट शी बिकम्स द नेक्स्ट डिम्पल पांचोली एंड और फाल्गुनी पाठक एंड आपकी इंस्पिरेशन लता जी? हाँ, लता जी तो वन एंड ओनली है, और मैं वही बोलूंगी कि आप पहले तो पढ़ो, ठीक है? पढ़ने में स्कोप मुझे लगता है म्यूजिक से भी ज्यादा है। अच्छा, मुझे लगता है अभी जाके मुझे लगता है कि पढ़ने का स्कोप ज्यादा है म्यूजिक से भी ज्यादा। बट म्यूजिक में अगर आपको इच्छा है, आपको कुछ करना है तो सीखो। अभी सीखे हुए कम लोग हैं, तो सीखने से आपको मुझे लगता है कि ज्यादा आपको स्कोप मिलेगा। सो आई थिंक हर फील्ड की जगह, जैसे इवन कॉर्पोरेट्स में हो गया, कहीं पे भी हो गया, एक ट्रेन डॉक्टर, एक ट्रेन लॉयर, एक ट्रेन इंजीनियर, सिमिलरली सिंगिंग में भी आई थिंक ट्रेनिंग इन समथिंग जो विच विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। आई थिंक थोड़ा यहाँ पे आई वुड डिसएग्री स्लाइटली, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, तो पीपल एक्सपेक्ट यू टू गुड विद हार्ट। अगर आप लॉयर हो तो पीपल एक्सपेक्ट यू गुड विद क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। बट सिंगर से एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है दुनिया के अलग है। अब सिंगिंग से काम नहीं चलता, आपको परफॉर्मर भी होना पड़ता है, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। यस देखो, सीखा हुआ बंदा होता है, मानती हूँ, जो अच्छा ही सिंगर होता है, पर
मेरे नज़रिए से कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूँगी कि दिल से गाना चाहिए। अगर मैं सीखी हुई हूँ, सब कुछ किया, पर मैं गा रही हूँ, आपके दिल तक नहीं छुआ वो गाना मेरा, तो आप मुझे खड़े होके चले जाओगे, मेरा गाना नहीं सुनोगे, आपको मज़ा नहीं आ रहा, दिल को टच नहीं हो रहा है वो म्यूज़िक। मुझे लगता है अगर आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, पर आप दिल से परफॉर्म करो, ठीक है। और ये स्टेज पे आपने जो बोला कि परफॉर्मेंस तो होना ही चाहिए, ऑफ कोर्स, तभी आप ऑडियंस से कनेक्ट हो पाओगे। ऐसा नहीं कैसे आपने ऐसे ही गा के चले गए, थोड़ा परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। मैम थोड़ी थोड़ी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन चेंज हुई। जैसे मैंने लता जी को, आशा जी को, उनको कभी स्टेज पे नाचते नहीं देखा। दे केम, दे सैंग, उन्होंने ऑडियंस को पूरा मोहित किया और निकल गए। आज अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट हो, हम वेस्ट में भी देखते हैं, टेलर स्विफ्ट है, इंडिया में भी देखते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनको बाय होकर को नाचना ही पड़ता है। गाना, आवाज़ अलग जगह है, गाना अलग है, बट दे हैव टू परफॉर्म। आई थिंक ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। आई डोंट नो, मे ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है, आई एम नॉट श्योर। आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों होती है? एक तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो गया है, हावी हो गया सबके ऊपर। सब किसी का देखते हैं तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तभी हम हिट होंगे या वायरल होंगे। तो ये देख देख के ही सब होता है, फॉलो फॉलो होता है सबका कि इन्होंने किया तो मुझे भी करना है, तो ये करना है। ये होता है कि तो इस लता जी का टाइम में तो ऑफ कोर्स वो भी, उनके कितने सारे शोज देखे मैंने, जो पहले वो करते थे ऐसे अच्छे से, खाली म्यूजिक पे ही कॉन्सेंट्रेट करते थे, गाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करते थे। अभी उससे हटके थोड़ा परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, सिंगिंग से हटके, मुझे लगता है। मैम एक बहुत कोर सवाल है साइकोलॉजी से। आप जब गाते हो, जब आप लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, हाउ डज दैट फील? मतलब आप कहाँ महसूस करते हो उस टाइम, गाने के टाइम? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे कॉन्सर्ट, अभी एक कॉन्सर्ट वर्ड हो गया, कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी परफॉर्म करना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है परफॉर्म करना ही चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं, करना ही चाहिए। और आप स्टेज से देखोगे ऊपर पूरे इतनी ऑडियंस होती है, सब आपके लिए आए हैं, सबको सुनने के लिए, बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है वो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए। तो वो ऑडियंस को देख देख के एक एक्साइटमेंट हो जाएगा, एक दिल से परफॉर्म करने की इच्छा होती है। और यस, स्टेज पे होना वो पूरा स्ट्रगल वर्थ इट लगता है जब लाखों लोग खड़े होते worth हैं it लगता है। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि अभी बहुत मुझे मेहनत करनी बाकी है, अभी मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मैं पा सकी, अभी तो बहुत आगे जाना है, मेहनत करनी है, पर मंजिल दूर है, बट हाँ स्ट्रगल भी है, अभी बहुत क्राउडेड हो गया है, तो यस। आपको मैम रोज डिसिप्लिन रखना पड़ता होगा, रोज रिहर्सल्स या रियाज बोलते हैं शायद म्यूजिक में। सच बताऊं तो थोड़ा हेक्टिक होता है शेड्यूल, तो रियाज करने का टाइम तो नहीं मिलता है, पर मैं सुनती रहती हूँ म्यूजिक, ऐसा नहीं है, पर रियाज करना चाहिए, ऑफ कोर्स सबको करना चाहिए। मैं ये बोलूँगी जिसको सिंगर बनना है, इच्छा है ये इस लाइन में आने के लिए, उनको रियाज करना चाहिए। मैम जैसे अभी आपने बोला कि लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, अच्छा लगता है, कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा डार्क सीक्रेट है कि आप स्टेज पे गए हो तो आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ हो, या ऐसी कोई घटना हुई हो जो आप बताना चाहते हो कि उस टाइम पे आपको लगा होगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और अब मैं कैसे सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ? बहुत हुआ है, मैं तो रोने लगती हूँ कभी बैक स्टेज जाके, किसी को पता नहीं होता है, फिर एक मोटिवेशन मतलब बड़े से बड़े लोग भी रो सकते हैं यार। द मोमेंट्स लाइक दिस कैन ब्रेक यू, सो गाइस बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ प्रेशर इफ यू आर वांट टू बिकम अ बिग आर्टिस्ट। सब ट्रीटमेंट। अभी मेरे एक लास्ट ईयर एक शो था गांधीनगर में, गवर्नमेंट का शो था, बहुत बड़ा शो था, 60,000 प्लस क्राउड था, और मैं एक स्टार्टिंग में परफॉर्म करने वाली थी, मेरे बाद इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे से आर्टिस्ट थे, वो परफॉर्म करने वाले थे। तो डार्क सीक्रेट रियलिटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज दे आर फ्रॉम बॉलीवुड एंड आई एम फ्रॉम गुजरात, नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, ठीक है, गुजरात में, यानी फ्रॉम लोकल आर्टिस्ट आप मैं ये बोल सकती हूँ। तो उनको सब कुछ अच्छे से साउंड ट्रैक में जितना जितना उन्होंने, उनकी रिक्वायरमेंट थी सब कुछ फुलफिल किया, सब कुछ यानी सब कुछ।
और जब हम साउंड चेक के लिए गए ऑन स्टेज, वही स्टेज, सेम स्टेज, कोई फर्क नहीं, बोला कि यही है, इतना ही है, जितना बच्चा कुचा है इतना ही है, उसमें आप परफॉर्म करो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो साउंड का मटेरियल था, साउंड के इक्विपमेंट्स थे, गैजेट्स थे, वो उन लोगों ने मांग लिए हैं या उनको देने पड़े हमें, क्योंकि उनको चाहिए थे। मतलब कि हमें इतने सारे तो नहीं चाहिए, पर इतने में हमारा कुछ नहीं होगा। वी नीड जो मेन चीजें है वो तो चाहिए, उसके बिना हम परफॉर्म कैसे करें? इतनी सारी ऑडियंस आने, इतना बड़ा स्टेज था, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्टेज था। जितने परफॉर्मेंस मैंने दी उससे तो ज्यादा ही था ये स्टेज बड़ा। तो फिर मैंने आज तक ना हिम्मत नहीं हारी है कभी। ठीक है, खराब से खराब साउंड मिले पर बेस्ट ही देना है, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा अंदर से फील होता है। मैंने उसी दिन मैंने सोचा क्विक, कोई नहीं, हम इसमें परफॉर्म करेंगे, जितना भी मिला है उसमें बेस्ट देंगे। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तब एक भगवान साथ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने सबको बोला, सब आर्टिस्ट आके बोलने लगे हम बैक स्टेज पे, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हम कैसे परफॉर्म करेंगे, मेन चीजें ही नहीं दी है। जैसे हम 10 स्पीकर में काम करते हैं तो 2 ही स्पीकर दिए, तो इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एट द एंड। हाँ, वो थ्रो नहीं आएगा। हाँ, और बॉलीवुड वाले जो आर्टिस्ट जो बड़े आए थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो लोग आए थे, वो हमें सुन रहे थे। कौन आया था पिछले साल? Let's not get into this. कमेंट में बताइए। तो चलो, जो भी हमें ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं गाएंगे या परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई तो बोल देता है आर्टिस्ट। हम स्टेज पे नहीं चढ़ते, वो लोग, पता है आपको, स्टेज पे नहीं चढ़ते, बैठे रहते हैं वहीं पे पीछे बैक स्टेज पे। हम नहीं चढ़ेंगे, हमें ये दो। मैंने कभी डिमांड नहीं की है, ठीक है, मैंने कहा चलो। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने कि आप किसी आर्टिस्ट को बुलाते हो, अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरी एक फ्रेंड थी, शी यूज्ड टू वर्क विद हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, तो उनके यहाँ पे आर्टिस्ट आते थे, तो उनका एक स्पेसिफिक डिमांड था कि मैं मर्सिडीज इस क्लास के नीचे नहीं जाऊंगा, अगर मैं 5 स्टार के नीचे नहीं रुकूंगा, और 5 स्टार में रुकूंगा तो मेरे को रूम विथ व्यू चाहिए। मतलब तुम मुझे कॉर्नर का रूम दोगे वो भी मैं नहीं दूंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ था, शी शेयर्ड विद मी कि 5 स्टार का रूम दिया, बट जो रूम उनके लिए अलॉटेड था उसमें कुछ फॉल्ट आ गया इलेक्ट्रिसिटी का या कुछ, तो होटल ने उनका रूम चेंज कर दिया। एंड वो इतना भड़क गए उनके ऊपर, इतना भड़क गए कि सेड कि ऐसे कैसे होगा, मैं तो इस रूम में रह नहीं सकता, ये है वो। एंड देयर टू बहुत सॉरी बोलना पड़ा, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ी। तो आई थिंक समहाउ लोगों को लगता है कि ये टेंट्रम्स थ्रो करने से वी बिकम द बिगर स्टार। आई एम नॉट श्योर कि क्या रियलिटी है, यू बिकम स्टार विथ योर परफॉर्मेंस और दिस थिंग। मैम, इसके अलावा जैसे ये एक स्टेज पे हो गया, आपने जैसे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। अब ना सोशल मीडिया पे 2 चीज़ें चलती है, कुछ लोग, जैसे मैं नहीं देखता हूँ रियलिटी शोज, बट बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग देखते हैं। सो दो हिस्सों में दुनिया बटी। एक बोलती है कि ये सब फेक है, स्क्रिप्टेड है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार कुछ तो जेन्युइनिटी होगा, 100% नहीं होगा। आप लोग इतनी वोटिंग करते हैं, तो मैम आप कुछ ऐसे किससे शेयर कीजिए हमारे साथ कि अगर कोई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है, स्पेशली सिंगिंग है, बहुत सारे आजकल तो हर चैनल का अपना एक सिंगिंग शो है, सो कैसे चलता है, कितना स्क्रिप्टेड है, कितना जेन्युइन है, क्या जेन्युइन भी अच्छा आर्टिस्ट जीत सकता है? मैं जब रियलिटी शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था, फाइनल 15 में आ गई थी मैं, और मैंने थिएटर राउंड था और मुंबई में जाना था मुझे। यहाँ का जो ऑडिशन था वो खत्म हो गया था, सबको चूज करके फिर वो लोग मुंबई ले गए थे। फिर मैं मुंबई गई और वहाँ पे ही मेरे साथ थोड़ा पार्शियलिटी हुई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने क्विट किया था। मैं आगे नहीं गई, यही जा सकती थी मैं, पर मैंने ही क्विट कर दिया। वहाँ पे मेरे साथ एक लड़की ऐसी थी जो बहुत अच्छे से उनका जैक लगा के या लिंक लगा के आए थे, वो लड़की जिन्होंने परफॉर्म भी किया था उस साल। तो रियलिटी शोज में भी जैक लगते हैं? इट्स मतलब ये It's जो not pure इतनी talent. लंबी लाइनें दिखाते हैं एंड एवरीथिंग। लंबी लाइनें, ऑफ कोर्स मैंने भी लंबी लाइनों में जाके ही फाइनल 15 में आई थी, ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर पहले का मैं बता सकती हूँ। मुझे लगता है अभी तो ज्यादा ही होगा, पहले थोड़ा बहुत था। तो लाइनें तो लगती हैं, बट कुछ लोग ये भी एक्सेस ले लेते हैं। हाँ, यस। तो हम तब बैठे थे 15 लोग या 10-12 लोग
बोला कि अभी आई थिंक किसी को तो रिप्लेस वो करने वाले हैं Oh, बिकॉज उस लड़की को उसको अच्छा। लड़की को that was like a wild card entry or something. नहीं, not जैक wild लगा card, के। but जैक वाली। अच्छा अच्छा और फिर मुझे ही बोला कि आप पे कर दो अगर आपको आगे जाना है, दिस अमाउंट, बहुत बिग अमाउंट थी मेरे लिए तो। हाँ, This is the truth of reality shows. अभी का मुझे नहीं पता है, और किसी के साथ हुआ नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता, मेरे साथ तो ये हुआ था। बहुत बड़ी वाली अमाउंट थी। And it's a famous reality show that you're talking about. ना हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, चलो। फेमस हाँ, रियलिटी शो। हाँ। तो यस, तो हमारे पास इतने नहीं थे, क्योंकि जितना भी मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और हम टैलेंट के बल पे आगे जाने वाले लोग हैं। यस, और मैंने तो ऑफ कोर्स उसके बल पे ही मैं आगे आई हूँ, तो मेरे पास दैट टाइम इतना इनफ नहीं था कि मैं पैसे दे के ये करूँ। मैं ठीक है, दुख लगा था, अगेन रोई, डिसअपॉइंट हो गई, पेरेंट्स को बोला ये वो, मुझे ये सही भी नहीं लगा। हाँ, ये सही नहीं है, कोई नहीं, मैंने बोला ठीक है। So are these right? ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं कि विनर पहले ही फिक्स होता है, या these are genuine? Because लाखों लोग इतने सालों से ये शोज देख के ही सिंगिंग में आ रहे हैं। यस, जैसे कि श्रेया घोषाल है, वो रियलिटी शो में से आए हैं। तब जब सोनू निगम जज थे या एंकर थे, राइट, एंकर थे आई थिंक, तो तब मुझे लगता था स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था, जेन्युइन था। अभी तो मैंने रियलिटी शो सर की तरह देखना ही बंद कर दिया, मैं तो नहीं देखती, क्योंकि लगता है कि ये विन होंगे, XYZ कोई भी विन होगा, तो वो तो नहीं होते, कोई और ही होता है। तो हो सकता है कुछ डार्क सीक्रेट इसमें भी। I think अरिजीत सिंह is also one of those examples कि जो ना जीत के तब आज इतने बड़े सेंसेशन yes. है। आई थिंक हाँ ये तो है बहुत। He was not a winner back हाँ. then in the show. हाँ। तो फिर भी अभी देखो, मैं भी सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग में है, हम लोग भी गाने बनाते हैं, एल्बम्स बनाते हैं, कवर सॉन्ग्स बनाते हैं। मेरा भी अभी नवरात्रि बहुत नजदीक है, 10 आई थिंक फ्यू डेज टू गो। तो मैंने भी एक अच्छा गाना रिक्रिएट किया है, प्राचीन गरबो। बहुत जब हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे जो सोसाइटीज या गुजरात अहमदाबाद में जो पोड़ हुए, राइट, उसमें जो गरबे होते थे पहले, उस टाइम का एक गरबा है। Amazing. नहीं, नॉट गरबा बट गाना है, बहुत अच्छा गाना है। I think वो फील, वो ऑथेंटिसिटी ही अलग थी उस टाइम के। उसको मैंने रिक्रिएट किया है। और राइट, अभी हम आपसे वो नहीं पूछेंगे, जब आपका रिलीज होगा तब हम वो we will link the right. description, Let and people wait for the we will ask song her and to come sing to you. at the end of the show. We'll ask her to sing that garba, Right. if possible. Right. मैम जैसे रियलिटी शोज आ गए, मेरे को अगर ये जानना है कि अभी रियलिटी शो में किसी ने पार्टिसिपेट कर लिया और हर साल हर चैनल का अपना रियलिटी शो है, तो हर साल टॉप हर चैनल के 4-5 बंदे तो अच्छे होते हैं, ऐसे करके हर साल इंडस्ट्री में 15-20 नए सिंगर्स आते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब वो फेम खत्म होने लगता है, देन हाउ डज अ सिंगर सर्वाइव? शायद सबको बॉलीवुड सॉन्ग्स या वो सब नहीं मिलते हैं। हैव यू सीन एनी स्टोरीज के जहाँ पे वो सिंगर नहीं वो कोप अप कर पाए, डिप्रेस हो गए, या फाइनेंशियली अच्छे नहीं कर पाए आगे चल के, बिकॉज वो मूवीज के सॉन्ग्स नहीं मिले या कॉन्सर्ट्स नहीं मिले? Is this also a phase of struggle, or how do you reinvent this? Yes, you're right. ऐसे मुंबई में तो, मुंबई का तो जो इंडस्ट्री है म्यूजिक की बहुत बड़ी है। हमारे गुजरात में तो इतनी बड़ी नहीं है, पर मुंबई की तो डबल ट्रिपल है गुजरात के हिसाब से। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, सच में बहुत अच्छे, जिसने 1-2 तो रियलिटी शो से ही आगे आए हैं, जिन्होंने बेचारे ने धक्के खा के म्यूजिक डायरेक्टर के वहाँ ऑफिस में जा के काम के लिए बोला हो एक गाना तो नहीं मिलते हैं। कोई होते हैं जैसे मेरे जैसे लोग है जो एकदम डट के रहते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए हमें तो लगे रहना है। ऐसे बहुत है जो वेडिंग शोज हमारे वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। वेडिंग सीजन अभी शुरू होगी नवंबर, उसमें बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं, उनका अच्छा सर्वाइव हो जाता है। फिर आफ्टर फेब्रुआरी के बाद थोड़ा हमारे वहाँ पे म्यूजिक का थोड़ा स्लो हो जाता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना। और जो रियलिटी शो में से आए हैं आगे,
बहुत सारे लोग हैं जो 4-5 साल में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको जो फेम मिलता है वर्ल्ड वाइड, तो उनको थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अभी हम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, instant fame जो मिलता है इंस्टेंट ना, फेम। so they don't know how to work hard, how Yes. to make their path and everything. तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होता जाती है। जैसे मेरे साथ ही बहुत सारे रियलिटी शो वाले ने परफॉर्म किए हैं, मैं उनके साथ भी जाती हूँ, मुझे बोलते हैं कि आज आपके साथ ये परफॉर्म करेंगे, आज के आप ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ कुछ और ऑन स्टेज कुछ और होते हैं, तो आई थिंक 3-4 साल में वो लोग फिर, तो मुझे लगता है अब रूट पे रहना चाहिए इतना। I think ना instant noodles ना instant fame सेहत के लिए दोनों अच्छे नहीं हैं। सही बात Yes, है। yes. और हमारे जनरेशन, या जनरेशन तो नहीं बोलूँगी, हमारे 20 साल पहले के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको पता ही होगा कितने स्ट्रगल करके वो लोग आगे आए हैं, नाम बनाया है, कितनी मेहनत लगती है। जो अब जो क्राउडेड हो गया है, जो एक रियलिटी शो या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम में फेम मिलके इंस्टेंट फेम में जो मिलता है, उसमें से जो बाहर आते हैं आर्टिस्ट, उसमें बहुत फर्क देखने को मिलता है। बट डार्क रियलिटी की पब्लिक उनको ही पसंद करती है ज्यादा। बिल्कुल, शायद पब्लिक को शायद पता ही नहीं कि पीछे चल क्या रहा है। Yes, yes. वो बस जो दिखता है वो दिखता है, वो जो दिखा रहे हैं वो दिख रहा है। So मैम आपके हिसाब से, so you are into traditional singing also, you are into folk also, आपके हिसाब से जो आपने बोला कि पब्लिक उनको पसंद करती है, if someone is into Bollywood उसके फेमस होने के चांसेस ज़्यादा है या क्लासिकल के भी उतने ही चांसेस है आज के दौर? दोनों की ऑडियंस अलग है। जैसे और क्लासिकल को जो पसंद करता है उसकी ऑडियंस पूरी अलग है, पूरी अलग है। और जो जिनको ये कॉन्सर्ट, बॉलीवुड, पॉप, ये सब जिसको पसंद है, रॉक बैंड, उसकी ऑडियंस पूरी अलग है। बट स्कोप दोनों में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अंदर से क्लासिकल पसंद नहीं। है पर फेमस होने के लिए बॉलीवुड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में स्कोप है। आपको जो पसंद है, मुझे लगता है आपको वो ही तरफ जाना चाहिए। I think in fact अभी classical is making a comeback. I think Rishabh Rikhiram Sharma, who's a sitarist, he's making classical music cool again. कूल। Yes, ठीक है। मैम अभी तक तो बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट्स पता चल रहे हैं, बहुत आंखें खोली आपने हमारी। बट नेक्स्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, पैसा। सो जब भी हम ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इट फील्स कि उनसे पैसा कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ सिंगर आप कब कमाना शुरू करते हो, कितना कमाना कर देते हो और उसमें एक्सपेंस कितना लगता है? तो थोड़ा फाइनेंशियल मेरे को आपसे जानना है। जब मैंने शुरुआत की थी गाने के लिए, तब मैं ऐसा नहीं सोच के गई थी कि मुझे कमाना है, एक प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा मिले, बड़ा स्टेज मिले, कुछ सीखना है, उस हिसाब से मैं गई थी। मुझे अभी भी याद है, मैं नवरात्रि आई थी, 9 दिन मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था, वो ग्रुप के साथ, और मुझे पूरे 9 दिन का एक कवर दिया था। घर आके खोला, आपको पता है वो कितना अमाउंट था? 51 रुपीज 9 दिन का, 20-25 साल पहले। क्या तो भी कम तो थे भी कम यार, थे यार। 51 रुपए। फिर भी मुझे लगा कि वो मैंने परफॉर्म किया, मुझे पेमेंट मिला। एक्सप्लॉइट कर देते हैं यार आर्टिस्ट को, बिल्कुल। हाँ, बट तो मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन करके नहीं गई। तो पर अभी की बात अलग है, क्योंकि मेरी बात अलग थी। अगर आपको ये प्रोफेशन ही बनाना है कि मुझे इसमें से अर्न करना है, अच्छा अर्न करना है, राइट, तो यस, स्कोप तो है, ज़्यादा है। डिपेंड्स आप कितने फेमस हो, कितना आपका लिंक्स है, कितना आपका ग्रुप बड़ा है, इसके पर डिपेंड करता है कि आप कैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ पाते हो। सो समवन जैसे आपने बोला कि आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, तो समवन हुज कमिंग फ्रॉम सिमिलर काइंड ऑफ बैकग्राउंड, इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं है, आइडियली कितना टाइम लगता है कि ही बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू हिज म्यूजिक और ओनली? उस स्टेज तक कितना डालना पड़ता है? आई एम श्योर ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में ये भी खर्चे होते होंगे कि अभी मैंने किसी की मुंह से सुना था कि कोई परफॉर्म करने के लिए बड़े स्टेज पे पैसे खुद देते हैं, कि मुझे परफॉर्म करने हो ना, इसके ऊपर आपके स्टेज, इतना बड़ा स्टेज मिल रहा है, तो
आई विल चार्ज माई सेल्फ। तो ठीक है, ये भी होता है कभी कभी। अवार्ड तो खरीदते ही हैं, परफॉर्म करने के पैसे भी देते हैं। ओके हाँ, मैंने सुना था। Just to gain that कितना fame, हाँ। सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर हो सकता है ये बात सही भी हो। तो ये भी है। और पहले पहले इतना नहीं था पेमेंट का, जो पेमेंट मिलता है अगर आप कोई भी शो करते हो, वेडिंग शो किया तो भी पेमेंट मिलता है, छोटा बहुत जैसा भी शो के आपको पेमेंट मिलता है, उसका एक अमाउंट अच्छा ही होता है। तो आप आ सकते हो इस फील्ड में। बहुत सारे स्कोप है, थोड़ा हसल कमाने है, के लिए। हाँ थोड़ा हसल है, थोड़ा स्ट्रगल है, Yes. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर, आप लगे हुए हैं तो हाँ। फल तो जरूर फल मिलेगा आपको और अच्छे चांसेस है। जैसे कि कोई इस फिल्म में आना चाहता है तो उनको कोई गिटारिस्ट ही है, चलो उनको गिटार सीखना है, कोई क्लासेस में गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस है, अहमदाबाद में ही बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस है, वहाँ पे वो सीखने गए, उनको वो भी चार्ज करना पड़ता है। कोई कोई ट्यूटर तो ऐसे बोलते हैं कि आप अपना खुद का गिटार बाय करो और सीखो। अब जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है जिसमें से आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं है घर पे बैठ के। बट अब फेस टू फेस सीखोगे कोई सर के पास या कोई ट्यूशन क्लासेस में, कहीं भी इंस्टीट्यूट में, तो आप अच्छे से सीख सकते हो। उसमें भी आप एक्सपेंस है। है, वो लोग- एक्सपेंसिव है वो। लोग 4-5 साल तक सीखते हैं कंटिन्यूसली। जैसे मंथ ऑन, जैसे अगर मैं मान लो महीने की कुछ 5,000 फीस दे रहा हूँ या 2,000 फीस दे रहा हूँ, तो 4-5 साल एजुकेशन चलती है। वो तो आपके पर है कि आप कितने जल्दी सीख पाते हो। कोई कोई होता है 6 महीने में अच्छे से सीख जाता है, गाना बजाना कुछ भी। कोई होता है जो बेचारा नहीं सीख पाता है, तो डिपेंड्स आप कितना अच्छे से उसको कैच करते हो, उसके पर डिपेंड होता है। तो इक्विपमेंट कॉस्ट प्लस लर्निंग कॉस्ट आपके ऊपर है। आप 1 साल सीख रहे हो, 2 साल सीख रहे हो, आई थिंक लर्निंग तो चलती रहती होगी, बट एक लेवल तक आने के लिए। अभी तो यूट्यूब में भी आप अपनी चैनल पे अच्छे अच्छे गाने डालो तो वो भी आपको पे करते हैं, मुझे लगता है। तो वो भी एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स है। सो डिम्पल, बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई, बट क्योंकि अभी हम पूरे सेलिब्रेशन वाले मूड में हैं, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि वाले मूड में हैं, तो आई वुड टेक एडवांटेज और लेट्स हैव सम फन। मैं आपको एक वर्ड दूंगी एंड आप उसमें उस वर्ड से रिलेटेड या सॉन्ग, कोई भी एक सॉन्ग मुझे बताइएगा नहीं, गाइएगा। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट? यस, डन। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है ड्रीम। ड्रीम, ख्वाब। हाँ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, दूर भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। यस। सेकंड वर्ड इज सक्सेस। सक्सेस पे तो बहुत सारे गाने हैं वैसे, और मेरा फेवरेट मेरे बेटे को भी, ये छोटा था ना तो ये गाना उसको बहुत पसंद था, तो वही गाना गाता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। वाओ, सक्सेस होने के लिए मंजिल। यस True. ट्रू। सेकंड इज स्ट्रगल। स्ट्रगल जो सबको करनी ही पड़ती है। यस। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव दो। अमेजिंग, मजा आ रहा है आज के मजा आ पॉडकास्ट रहा है, में। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, हमें भी मजा आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेशन। इस पे तो सेलिब्रेशन, गरबा हो जाए मैम एक। चलो तो फिर हेलो। यस। तो क्यों ना, जहाँ से मैंने शुरू किया था वही गाना, मैं मेरा फेवरेट गाना है, गाती हूँ। यस। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से,
ना मुझे छूना ना दूरी ही रहना, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। वंडरफुल अमेजिंग अमेजिंग। मैम। इस साल लोगों को आपको लाइव सुनना हो तो यू आर परफॉर्मिंग इन In Ahmedabad, In in Ahmedabad. different places of across Ahmedabad, yes, across Ahmedabad. and the tickets to your show can be bought online, right? बुक माय शो, Online, book my show and many more platforms. बहुत सारे we प्लेटफॉर्म। will link ma'am's Instagram in the description of this video, so you can go and watch her live performing on the stage and setting the stage on fire. मैम बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करते हुए। दिस इज़ आवर लास्ट सेगमेंट, वील हैव अ क्विक रैपिड फायर। जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन सुनते ही, वो आपको बोलना है। इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। आई वांट द आंसर्स फ्रॉम योर हार्ट। Okay. सो शैल वी try. स्टार्ट? Yes, yes. डन। वन करियर मंत्रा यू स्वेयर बाय, वन करियर मंत्रा जो आपको, जिसके हिसाब से आपने अभी तक अपना लाइफ रूल रन किया है। Struggle. Okay. The toughest decision you have made in your music journey. My son. The hustle moment you are very proud of. Live concerts. Okay. एक myth about the singers जो आपको लगता है आप burst करना चाहोगे. बहुत इजी है इस फिल्म में आना, गाना और परफॉर्म करना। It's a myth. Okay. सबसे एक वो rewarding moment जो आपको अभी तक feel हुआ हो of being a singer. ऐसे तो बहुत रिवॉर्डिंग मोमेंट्स है, बट जब मैं छोटी थी और मैंने जब पहली बार परफॉर्म किया बहुत सारे अच्छे अच्छे जजेस के सामने, और मुझे मेरे स्कूल को जिताया, वो सबसे ज़्यादा मुझे रिवॉर्डिंग लगता है। राइट। अगर अपनी जर्नी आप 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? 3 शब्द है स्ट्रगल, पेशेंस एंड ब्लेसिंग्स। जो भी यंग ड्रीमर्स एंटर कर रहे हैं अभी इस टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनके लिए वन वर्ड ऑफ विजडम। जो भी करो दिल से करो, किसी का देख के फॉलो करके मत करो। अमेजिंग अमेजिंग। विद दिस वी विल एंड। डिम्पल जी, बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था आपके साथ। ये बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, एंड वी रियली गॉट टू नो कि जो दिखता है, जो ग्लैमर दिखता है, जो ईजीनेस दिखती है, उसके पीछे क्या स्ट्रगल, क्या हसल्स हैं, वो सब हमने सीखा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपसे बात करने का एक मौका मिला, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। मैम, हमने बहुत गाने सुने पर स्टिल हम अभी लालच आ रहा है हमें, सो आई वुड लाइक टू एंड द शो विथ वन सॉन्ग ऑफ योर्स। तो પછી ગરબો થઈ જાય ને? થઈ જાય। Yes, yes. માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખ મારે, સજી સોળે શણગાર, મિલી દીવડા કેરી હાર, માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખ મારે। એ હાલો। हेलो एवरीवन। सो थैंक यू। मैम के शोज़ की सारी लिंक्स हमारे कमेंट सेक्शन में होंगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगी। प्लीज़ जाइए, प्लीज़ सपोर्ट हर। और एक स्ट्रगल और एक हसल जो यहाँ तक, जिसने इनको यहाँ पहुँचाया है, प्लीज़ सपोर्ट हर इन दैट जर्नी। थैंक यू सो मच।